मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत जिसका नाम डेजी है, न्यू ऑरलिन्स के एक हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। ये साल 2005 है और न्यू ऑरलिन्स में हरिकेन कैटरीना नामी तूफान आने वाला है। डेजी की बेटी कैरोलिन उनको लुक आफ्टर करती है। तभी हम देखते हैं कि डेजी अपनी बेटी कैरोलिन को 1980 की एक कहानी सुनाती है। उस वक्त एक अंधा घड़ी बनाने वाला हुआ करता था जिनका नाम मिस्टर गेट्यू था। शहर में एक नया ट्रेन स्टेशन बनाया गया था। मिस्टर गेट्यू को स्टेशन के लिए एक घड़ी बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अंधे होने के बावजूद उन्होंने एक शानदार घड़ी बनाई। सब लोगों को घड़ी ने बहुत इम्प्रेस किया, मगर सभी ये देखकर हैरान थे कि घड़ी की निडल्स आगे की बजाय पीछे को चल रही थी। मगर जब मिस्टर गेट्यू से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि पीछे की तरफ चलने वाली ये घड़ी उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के उन जवानों की याद में बनाई है जिन्होंने जंग में अपनी जानें गंवा दी। इन जवानों में उनका अपना बेटा भी था। ये घड़ी जंग में मरने वालों की फैमिलीज के लिए एक दिलासा देती है कि जैसे वक्त पीछे को जा रहा है और वो एक दिन फिर अपने प्यारों से मिल सकेंगे। ये बात थी तो बड़ी अजीब, मगर सबके दिल को छू गई। तभी उस घड़ी को वहाँ लगे रहने दिया। कैरोलिन को डेजी की सुनाई हुई ये कहानी वियर्ड लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। तभी डेजी कैरोलिन को एक डायरी पढ़ने को कहती है जो बेंजामिन बटन नामी एक आदमी की थी। कैरोलिन उन्हें मना नहीं कर पाती और पढ़ना शुरू करती है। तारीख 11 नवंबर 1918, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने की खुशी में सभी लोग सड़कों पर आकर जश्न मना रहे थे। इस भीड़ में थॉमस बटन भागते हुए घर आ रहा होता है क्योंकि घर में एक और खुशी उनका इंतजार कर रही थी। उनकी वाइफ एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, मगर उसकी खुशी गम में बदल जाती है जब वो देखता है कि वो बच्चे की पैदाइश की वजह से उसकी बीवी बहुत बुरी हालत में है और आखिरी सांसें गिन रही है। वो मरते हुए थॉमस से वादा लेती है कि चाहे जो भी हो जाए वो इनके बच्चे का बहुत ख्याल रखेगा। ये कहकर मिसेस थॉमस मर जाती है। तभी थॉमस अपनी बेबी की तरफ बढ़ता है। बच्चे को देख के खुश होने के बजाय थॉमस सहम जाता है। वो बच्चे को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। नदी के किनारे पहुँचता है और इस कंफ्यूजन में होता है कि क्या वो इस बच्चे को नदी में बहा दे। मगर अचानक वहाँ एक पुलिसमैन आ जाता है जिस वजह से थॉमस ऐसा नहीं कर पाता। मगर वो बच्चे को अपने साथ रखना भी नहीं चाहता था। थॉमस बच्चे को ओल्ड एज होम के बाहर ले जाकर छोड़ देता है। फिर ओल्ड एज होम की केयर टेकर क्वीनी और उसके शौहर टिजी की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। क्वीनी कभी माँ नहीं बन सकती थी। वो बच्चे को देखते ही उसे अपनाने का फैसला कर लेती है, मगर ये फैसला इतना आसान नहीं था। वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल अलग दिखता था, जिसकी वजह से उसके फादर ने भी उसे छोड़ दिया था। ये वियर्ड बच्चा था तो न्यू बॉर्न, मगर उसकी स्किन और शक्ल किसी 80-90 साल के बूढ़े की जैसी थी। यही नहीं, ये बच्चा हर उस बीमारी से गुजर रहा था जो किसी बूढ़े इंसान को हो जाती है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी क्वीनी से कहते हैं कि वो इस बच्चे को छोड़ दे क्योंकि ये किसी बुजुर्ग की तरह बीमार बच्चा जल्द मर जाएगा। मगर क्वीनी उसे नहीं छोड़ती। वो उसको पालती है और उसका खूब ख्याल रखती है। वो उसका नाम बेंजामिन रखती है। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। बेंजामिन बड़ा होने लगता है। दिखने में तो वो एक बुजुर्ग की तरह था, मगर दिमाग उसका एक 5 साल बच्चे जैसा था। क्वीनी को अच्छा नहीं लगता कि उसका बच्चा इन बूढ़ों में रहता है, जबकि है तो वो एक बच्चा ही। वो उसको अक्सर चर्च ले जाती है ताकि फादर से उसके लिए प्रेयर करवा सके और शायद वो बेहतर हो जाए। इसी तरह कुछ और साल गुजर जाते हैं। बेंजामिन का अब ओल्ड एज होम में दिल लगने लगता है। उसकी दोस्ती मिसेस मैपल से हो जाती है, जो उसे पियानो प्ले करना सिखाती है। एक दिन ओल्ड एज होम में मिसेस फुलर नामी एक खातून आती है, जिनके साथ उनकी पोती डेजी भी थी। डेजी 7 साल की थी। पहली दफा डेजी को देखकर बेंजामिन को कुछ अलग सा महसूस होता है। जल्द उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, मगर मिसेस फुलर को उन दोनों की दोस्ती पर एतराज था क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि बेंजामिन भी असल में एक छोटा बच्चा ही था। इस बात से बेंजामिन को भी बहुत दुख होता है। मगर इसके साथ साथ बेंजामिन की जिंदगी में कुछ और भी तब्दीली आ रही थी जो बहुत हैरान कुन थी। उसका जिस्म पहले से बेहतर दिखता था और वो खुद को ज्यादा ताकतवर भी महसूस करता था। पहले अगर वो 80 साल के बूढ़े की तरह था तो अब वो खुद को 60 से 70 साल की उम्र का महसूस करता था। इसी दौरान क्वीनी की बहुत बड़ी विश पूरी हो जाती है। आखिरकार वो एक बच्ची को जन्म देती है, जिस वजह से उसका ध्यान अब बेंजामिन से हट जाता है। अब अकेले में बेंजामिन और भी परेशान रहने लगता है। उसके दिल में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं। वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को
और अपने अंदर होने वाले बदलाव को समझ नहीं पा रहा होता। इसी कंफ्यूजन में वो आखिरकार एक दिन घर छोड़कर चला जाता है। बेंजामिन समंदर के किनारे आकर बैठता है। यहाँ उसकी मुलाकात कैप्टन माइक से होती है। बेंजामिन के इसरार करने पर वो उसको अपनी बोट पे एक दिन का काम देने को तैयार हो जाता है। बेंजामिन के लिए एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। वो कैप्टन माइक के साथ काम करके बहुत अच्छा महसूस करता है। उसको बोट पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद बेंजामिन घर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक गाड़ी रुकती है जिसमें बैठा शख्स उसको साथ चलने को कहता है। ये आदमी कोई और नहीं, बेंजामिन का बाप मिस्टर थॉमस बटन था। भले ही थॉमस ने बेंजामिन को ओल्ड एज होम छोड़ दिया था, मगर वो उसकी हर खैर खबर रखता था। थॉमस बेंजामिन को ड्रिंक के लिए ले जाता है ताकि वो उसके साथ कुछ वक्त गुजार सके और फिर उसे घर ड्रॉप कर देता है। क्वीनी बहुत नाराज थी कि बेंजामिन बिना बताए चला गया था। वो क्वीनी से माफी मांगता है। अब बेंजामिन और डेजी की दोस्ती और भी पक्की होने लगती है। वो दोनों बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं और बहुत सी शरारतें और एडवेंचर्स भी करते हैं। इसी तरह बहुत साल गुजर जाते हैं। 1936 की सर्दियों से पहले बेंजामिन अपनी जिंदगी का मकसद पाने के लिए कैप्टन माइक के साथ काम करने का इरादा करता है। वो दुनिया के एक लंबे सफर पे जा रहे थे। जाने से पहले वो डेजी से वादा करता है कि वो दुनिया के जिस भी कोने में हो उसे लेटर जरूर लिखेगा और पोस्ट कार्ड भी सेंड करेगा। बेंजामिन अपना वादा नहीं भूलता। वो दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है वहाँ से डेजी को लेटर लिखता है और इसी तरह बहुत साल गुजर जाते हैं। इधर डेजी भी अब काफी बड़ी हो गई थी। वो लेटर में बेंजामिन को बताती है कि वो एक बैले डांसर बन गई है। बेंजामिन इन दिनों रशिया में था। वहाँ उसको एक शादीशुदा औरत एलिजाबेथ एबर्ट से प्यार हो जाता है। वो कुछ अरसा रिलेशनशिप में रहते हैं। बेंजामिन ने एलिजाबेथ से प्यार का मतलब समझा था। इससे पहले वो उन सब फीलिंग से बेखबर था। फिर जब उनका ब्रेकअप होता है तो बेंजामिन काफी उदास हो जाता है। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 अपने आखिरी दिनों में थी। समंदरी लड़ाई में बेंजामिन के सारे साथी मर जाते हैं। ये उसकी जिंदगी का बहुत सैड एक्सपीरियंस था। इसके बाद वो अपने घर लौटने का फैसला करता है। बेंजामिन घर वापस आ गया था। मिस्टर डेजी मर चुके थे और कोई नहीं उसे देखकर खुश थी। यहाँ डेजी उसे दोबारा मिलती है। पहले तो वो बेंजामिन को देखकर पहचान नहीं पाती क्योंकि अब वो पहले से जवान हो गया था, मगर फिर वो खुशी से उसके गले लग जाती है। वो साथ घूमते हैं, फिरते हैं और अच्छा वक्त गुजारते हैं। मगर इसी दौरान बेंजामिन को रियलाइज होता है कि वो डेजी की काबिल नहीं, क्योंकि उन दोनों की सोच बहुत मुख्तलिफ थी। कुछ दिन बाद बेंजामिन को मिस्टर थॉमस मिलते हैं। वो एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला थे। तभी वो मरने से पहले बेंजामिन को सारी हकीकत बताना चाहते थे। मिस्टर थॉमस उसे बताते हैं कि वो उन्हीं का बेटा है और वो अपनी सारी जायदाद उसके नाम करना चाहते हैं। पहले तो बेंजामिन ये जानकर बहुत नाराज होता है कि उसकी जिंदगी का इतना अहम राज छुपाया गया, मगर फिर वो वापस आ जाता है क्योंकि उसने ओल्ड एज होम में बहुत से लोगों को अकेला मरते देखा था। वो नहीं चाहता था कि ऐसा उसके बाप के साथ भी हो। वो मिस्टर थॉमस के आखिरी दिनों में उनके साथ रहता है और उनकी देखभाल करता है। वो अपने बाप को माफ कर चुका था क्योंकि वो जिंदगी की अहमियत और मौत को समझ गया था। मिस्टर थॉमस की डेथ पे उसे एक और एहसास होता है कि अपने प्यारों को खोना कितना बुरा एहसास है। तभी उसको डेजी के खोने का डर होने लगता है। बेंजामिन डेजी के पास जाकर अपने प्यार का इजहार करता है, मगर उसने ये करने में बहुत देर कर दी थी। डेजी अब एक सक्सेसफुल डांसर थी और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। अब उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। ये देखकर बेंजामिन वहाँ से चला जाता है। कुछ साल गुजर जाते हैं और किस्मत एक दफा फिर बेंजामिन को डेजी से मिलवा देती है। एक रोड एक्सीडेंट में डेजी की टांग पूरी तरह जख्मी हो गई थी, जिसकी वजह से उसका डांसिंग कैरियर खत्म हो गया था और उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया। वो बेंजामिन को देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि अब वो बिल्कुल एक जवान आदमी था, मगर वो अपनी इंजरीज से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। तभी वो बेंजामिन को वहाँ से जाने का कहती है क्योंकि वो किसी की सिंपैथी नहीं लेना चाहती थी। कुछ साल बाद डेजी और बेंजामिन एक दफा फिर आमने सामने होते हैं। अब ऐसी कोई वजह नहीं थी जो उन्हें एक होने से रोके। अब वो तकरीबन एक ही उम्र के थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। क्वीनी के मरने के बाद बेंजामिन डेजी के साथ ही रहने लगता है। डेजी एक बैले डांस स्टूडियो खोलती है और बच्चों को डांस क्लासेस देती है। दोनों के यहाँ एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम वो कैरोलिन रखते हैं। इसी दौरान बेंजामिन को एहसास होने लगता है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ डेजी तो बूढ़ी होती जाएगी, मगर बेंजामिन एक बच्चा बनता जाएगा और आखिर में वो अपनी बेटी कैरोलिन जितना हो जाएगा।
یہ خیال اس کو بہت پریشان کرتا ہے۔ اب اسے زندگی کا ایک بہت مشکل فیصلہ کرنا تھا۔ بینجامن اپنی ساری جائیداد بیچ کے ڈیزی کو سب کچھ دے دیتا ہے اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ بہت سے سال دنیا ایکسپلور کرنے میں گزار دیتا ہے۔ بہت سالوں بعد ایک دن ڈیزی کو بینجامن کے پرانے اولڈ ایج ہوم سے کال آتی ہے، جو کہ اب کوئنی کی بیٹی چلا رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو بینجامن اور ڈیزی دوبارہ ملتے ہیں۔ بس فرق اتنا تھا کہ ڈیزی اب بوڑھی ہو چکی تھی اور بینجامن ایک 10 سال کا بچہ تھا۔ بینجامن کو ڈیزی کا صرف نام یاد تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ اور نہیں جانتا تھا۔ بینجامن کو دیکھ کے ڈیزی وہاں رکنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اسے ایسے لک آفٹر کرتی ہے جیسے دادی ایک پوتے کی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے بینجامن کی عمر اور کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک نیو بورن بیبی بن جاتا ہے اور ایک دن ڈیزی کی گود میں جان دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح بینجامن بٹن کی یہ انوکھی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیرولن کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ڈائری میں لکھی یہ کوئی کہانی نہیں تھی بلکہ ایک حقیقت تھی اور بینجامن ہی اس کے فادر تھے۔ کہانی ختم ہونے کے ساتھ ہی ڈیزی بھی دم توڑ دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ See you again next time. Thank you for watching.